गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इम्प्रेशन। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम समझाया था और उसके बेस पर 2 क्वेश्चन भी कराए थे। आज मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बेस पर एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नीट और IIT में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, वेक्टर P एंड वेक्टर Q, P and Q are the two vector, are inclined at an angle alpha with each other. Their resultant are vector is given by, अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन r वेक्टर इज इक्वल टू pi प्लस qj वेयर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकंड ऑप्शन r वेक्टर इज इक्वल टू p प्लस q cos अल्फा i प्लस q sin अल्फा j वेयर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3, r वेक्टर इज इक्वल टू p माइनस q cos अल्फा i प्लस q sin अल्फा j, अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। डी ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। देखिए, हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर ये आपको बताया था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है p और q दो वेक्टर हैं। दिस इज p वेक्टर एंड दिस इज q वेक्टर। These two vectors are inclined at an angle alpha। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से क्या हुआ था, ये r वेक्टर आया था और ये r की डायरेक्शन थी थीटा। अब देखिए हमारे पास p क्या आया था, हमने रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, दिस इज r cos थीटा। तो r cos थीटा बराबर हमारे पास क्या आया था, p प्लस q cos अल्फा, और r साइन थीटा इज इक्वल टू q साइन अल्फा। अब देखिए, अगर अल्फा 90 डिग्री होगा तो p हॉरिजॉन्टल हो गया, q वर्टिकल हो गया, तो r वेक्टर इज इक्वल टू पी आई प्लस क्यू जे, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज करेक्ट। अब उसके बाद देखिए, अगर अल्फा 90 डिग्री से छोटा है तो p प्लस क्यू कॉज अल्फा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, i प्लस क्यू साइन अल्फा j, ये भी सही हो गया। उसके बाद तीसरा, अगर अल्फा 90 डिग्री से बड़ा है तो p तो आपका इधर आएगा और q का कंपोनेंट इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, p माइनस क्यू कॉज अल्फा i प्लस क्यू साइन अल्फा j एज इट इज रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये तीनों ही सही हैं, तो ऑल आर करेक्ट। देखिए, एक बात अच्छी तरीके से समझ लें, जिन क्वेश्चंस के अंदर ऑल आर करेक्ट दिए होते हैं या ऑल और द अबव दिया होता है, तो उन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि तीनों ही ऑप्शन सही हों। तो बेसिकली उसके अंदर पहला ऑप्शन ऐसा दिया जाता है जो बिल्कुल एकदम सही होता है, तो बच्चे उसे देख के आगे ये देखते ही नहीं कि और भी हमें देखना है। तो जिन क्वेश्चंस के अंदर ऑल आर करेक्ट हो तो उनके अंदर तीनों ऑप्शन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो अगर अल्फा 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर आर कितना हो जाएगा, पी आई प्लस क्यू जे। अल्फा 90 डिग्री से छोटा होगा तो P प्लस क्यू कॉज एल्फा, I
प्लस क्यू साइन एल्फा जे। ठीक है, उसके बाद अगर अब क्यू एल्फा जो है हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ये क्यू इधर आ जाएगा, फिर क्यू का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो p माइनस क्यू कॉज एल्फा आई प्लस क्यू साइन एल्फा जे, या फिर ऑल और करेक्ट। तो इसके अंदर सभी सही है। ठीक, अब देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर वेक्टर 2 से ज़्यादा हैं तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। देखिए, हमने आपको बताया कि अगर 2 वेक्टर होते हैं तो 2 वेक्टर का एडिशन हम ज्योमेट्रिकल मेथड से भी कर लेते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी कर लेते हैं। लेकिन अगर वेक्टर 2 से ज़्यादा हों तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। सपोज देखिए, ये हमारे पास एक्सिस हैं। अब देखिए, हमारे पास एक वेक्टर ये है सपोज F1 और ये एंगल है आपका θ1। मान लीजिए दूसरा वेक्टर आपके पास ये है F2 और ये एंगल आपका θ2 है। तीसरा वेक्टर आपके पास ये है, दिस इज F3 एंड दिस इज θ3। उसके बाद एक वेक्टर आपके पास ये है और एक वेक्टर आपके पास ये है, दिस इज F4 एंड दिस इज F5 और ये एंगल आपका θ4 कह देते हैं। अब देखिए, हमें ये हमारे पास कितने वेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इन सारे वेक्टर का हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर मान लिया R। ठीक है, हमने क्या माना, R, और ये मान लिया कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है R ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है। अब क्या होगा, देखिए रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के एलजेब्रिक सम के बराबर होगा। अब देखिए, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, R cos थीटा, R cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए जिधर एंगल होता है उधर कॉज लाते हैं और उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में हम साइन लाते हैं। अब देखिए, ये R cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 cos θ1, दिस इज F1 cos θ1। अब देखिए, दूसरा वेक्टर आया F2, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, इधर के हम माइनस में लेते हैं। देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब देखिए, यहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F2 sin θ2 माइनस F2 sin θ2। देखिए, जिधर एंगल होता है उधर कॉस, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट में कॉस आएगा और हॉरिजॉन्टल में साइन आ जाएगा। अब देखिए, हम इस वाले को देखते हैं, इस वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इधर ही आएगा, दिस इज माइनस F3 cos θ3, दिस इज माइनस F3 sin θ3, चूंकि इधर कॉस आएगा इधर साइन आएगा, F3 sin θ3। अब देखिए, ये जो वेक्टर है पूरी तरह से वर्टिकल है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अब ये आया F5 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा और वो पॉजिटिव होगा, प्लस F5 cos θ4। अब देखिए, इनको सॉल्व करने के बाद कोई नंबर हमारे पास आएगी, सपोज दिस इज X, सपोज। अब देखिए, हमने इसी तरह से रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट लिया, वर्टिकल कंपोनेंट R sin थीटा होगा, दिस इज R sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए F1 sin θ1, F1 sin θ1। अब देखिए, ये आ जाएगा
F2 cos थीटा 2 प्लस F2 cos थीटा 2। अब देखिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी इधर आएगा, ये आ जाएगा माइनस F3 cos थीटा 3 माइनस F3 cos थीटा 3। ये पूरी तरह से वर्टिकल है ही, दिस इज माइनस F4। इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी इधर आएगा, दिस इज F5 साइन थीटा 4 माइनस F5 साइन थीटा 4। ठीक है, यानी हमने क्या बताया कि रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा, रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट सारे वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात हॉरिजॉन्टल की करें तो इधर के कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे, इधर के नेगेटिव, वर्टिकल में इधर के पॉजिटिव इधर के नेगेटिव। ठीक है, तो r cos थीटा इज इक्वल टू F1 cos थीटा 1, ये आ गया था F1 cos थीटा 1। इसी तरह से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, F2 sin थीटा 2, F2 sin थीटा 2 माइनस में। उसके बाद ये आया F3 sin थीटा 3, F3 sin थीटा 3, इसका कोई कंपोनेंट नहीं, प्लस F5 cos थीटा 4। ठीक है, इस सबको सॉल्व करने के बाद कुछ आएगा, मान लीजिए हमने उसे x माना। इसी तरह से रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट r sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए F1 sin थीटा 1, ये आ गया। उसके बाद देखिए ये आ जाएगा F2 cos थीटा 2, F2 cos थीटा 2। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस F3 cos थीटा 3 माइनस F4 माइनस F5 sin थीटा 4। अब देखिए इनको सॉल्व करने के बाद मान लीजिए दिस इज y। अब देखिए हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज आर इज इक्वल टू अंडर वुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई की वैल्यू हमें मालूम है, उनको यहाँ पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट आर आ जाएगा। अब देखिए हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो डायरेक्शन का मतलब होता है कि रिजल्टेंट ने कितना एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल से। तो रिजल्टेंट निकालने डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। आर साइन थीटा की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है, वाई है। आर कॉस थीटा की वैल्यू एक्स है, आर से आर कट जाएगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इस तरह से ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ जाएगी, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर हैं और उनका हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो रिजल्टेंट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके अंदर चाहे जितने वेक्टर हों सबका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम इसके अंदर रिजल्टेंट मान लेते हैं और उसका हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल मान लेते हैं। रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा और रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट सारे वेक्टर के वर्टिकल कंपोनेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। इस तरह से उनको हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक, देखिए अब हम आपको बता रहे हैं
subtraction of two vector, subtraction of two vectors। देखिए, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ये लाइक वेक्टर के अंदर ही हो सकता है। अनलाइक वेक्टर का ना एडिशन हो सकता है ना सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं। सपोज दिस इज पी वेक्टर एंड दिस इज क्यू वेक्टर। These two vector are inclined at an angle alpha। अल्फा एंगल पर ये इंक्लाइंड है। क्या निकालना चाहते हैं हम? नंबर 1 वेक्टर P माइनस वेक्टर Q, यानी वेक्टर P में से वेक्टर Q को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। नंबर 2 वेक्टर Q माइनस वेक्टर P, वेक्टर Q में से वेक्टर P को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, पहले एक वेक्टर को हम दी हुई डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने P वेक्टर ड्रॉ किया। अब देखिए, एडिशन में क्या होता था कि दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के हेड से हम ड्रॉ करते थे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा हम नहीं करेंगे। दूसरे वेक्टर को भी पहले वेक्टर की टेल से ही उतना एंगल बनाते हुए ड्रॉ करेंगे। ये अल्फा एंगल पर है, दिस इज Q एंड दिस एंगल इज अल्फा। अब देखिए, पहली कंडीशन में हम क्या निकालना चाह रहे हैं? P माइनस Q। तो Q वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो Q के हेड को P के हेड से ज्वाइन कर देंगे और एरो इसी दिशा में लगाएंगे, Q से P की तरफ। यानी कि हमें क्या निकालना था? P माइनस Q, Q को सब्ट्रैक्ट करना था, तो Q और P के हेड को ज्वाइन करेंगे, एरो Q से P की तरफ लगाएंगे। दिस इज P माइनस Q। ठीक है। अब देखिए, दूसरी कंडीशन में हमें Q माइनस P निकालना है, तो उसी तरह से पहले देखिए P वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उतना ही एंगल बनाते हुए Q वेक्टर ड्रॉ करेंगे। इस बार हमें देखिए क्या निकालना है? Q माइनस P, P को सब्ट्रैक्ट करना है, तो P का हेड Q के हेड से ज्वाइन कर देंगे और एरो P से Q की तरफ लगाएंगे। दिस इज Q माइनस P। अब देखिए, यहां हम एक चीज देख रहे हैं कि P वेक्टर माइनस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल। यानी P वेक्टर माइनस Q वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ कि P वेक्टर माइनस Q वेक्टर और Q वेक्टर माइनस P वेक्टर बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट। इससे पहले हमने आपको बताया था कि दो वेक्टर इक्वल तब माने जाते हैं जब वो मैग्नीट्यूड में भी सेम हो और डायरेक्शन में भी सेम हो। यहाँ डायरेक्शन दोनों की अलग अलग हैं, इसलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि P वेक्टर माइनस Q वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं है। ये इक्वल कब होते? मैग्नीट्यूड के साथ साथ दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड ज़रूर सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों के अपोजिट हैं, इसलिए P वेक्टर माइनस Q वेक्टर इज नॉट इक्वल टू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। ये याद रहे, दो वेक्टर के इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके डायरेक्शन भी सेम होने चाहिए। अब देखिए, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है। क्या? मान लीजिए P वेक्टर माइनस Q वेक्टर का होल मॉड इज इक्वल टू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर का होल मॉड इज इक्वल टू हमने R मान लिया। यानी P में से Q घटाएं या Q में से P घटाएं तो इनका जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड R है। अब इसका मैग्नीट्यूड तो R है, मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम होता है, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास
आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस एल्फा। इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर के एडिशन में यहाँ प्लस आता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हमने देखा था, और दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस आता है। तो इस तरह से अगर हमें पी क्यू दोनों दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल दे रखा है तो हम P माइनस क्यू या Q माइनस पी का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आई डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें एंगल चाहिए। अगर मान लो हम P वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहें तो क्या करें, देखिए हम ये वेक्टर ये एंगल देख लें, कितना एंगल है ये। ठीक है, P के साथ में कितना एंगल बना रहा है। और अगर यहां देखना चाहें तो देखिए यहां पे ये P वेक्टर हो गया और ये Q माइनस पी हो गया, तो ये एंगल देख लें कि कितना एंगल बना रहा है, तो ये Q माइनस पी की डायरेक्शन आ जाएगी। तो Q माइनस पी की P के साथ डायरेक्शन के लिए ये एंगल चाहिए और P वेक्टर माइनस Q वेक्टर की P के साथ डायरेक्शन के लिए हमें ये एंगल चाहिए। एंगल दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, याद रखिए इसे। अब देखिए, अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर है हमारे पास और वो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ में अल्फा, बीटा, गामा एंगल बनाता है। सपोज ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ में यही वेक्टर गामा एंगल बनाता है। यानी किस तरह से समझें, देखिए सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब ये कोई वेक्टर हमारे पास ये है, ठीक है। ये वेक्टर एक्स के साथ में कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, जेड के साथ कितना बना रहा है। तो उन एंगल के जो कॉज होते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्शनल कोसाइन। तो डायरेक्शनल कोसाइन को शॉर्ट में हम डीसी से लिखते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शनल कोसाइन हमारे पास क्या होगा, ये डायरेक्शनल कोसाइन हो जाएंगे हमारे पास कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। आ गई बात समझ में। यानी कि कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उनके कॉज क्या कहलाते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन। इनको हम एल, एम, एन से भी डिनोट करते हैं। और याद रहे कि ये कॉज स्क्वायर एल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्शनल कोसाइन क्या होते हैं, जिनको हम डीसी कहते हैं। कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल के कॉस को हम डायरेक्शनल कोसाइन कहते हैं। ठीक है, इनको एल एम एन से भी लिखते हैं। तो कॉज स्क्वायर एल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। या फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाता है उसका कॉस एल कहलाएगा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसका कॉस बीटा या फिर एम, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसका कॉस गामा या फिर एन। और इन तीनों के स्क्वायर का सम
1 के बराबर होता है। अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं पोजीशन वेक्टर। देखिए, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि स्पेस में अगर कोई भी पॉइंट है तो उसकी पोजीशन हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से देते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। मान लीजिए मेरे पास स्पेस में एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1। ठीक है, अब हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हैं। पोजीशन वेक्टर मींस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, x1 i कैप। x के साथ में हमने आपको बताया था x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर i होता है, y के अलॉन्ग j होता है, z के अलॉन्ग k होता है। x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अगर हम i j k पर कैप ना लगाएं तब भी ये सही है, क्योंकि i j के यूनिट वेक्टर ही होते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट है Q के पॉइंट हैं हमारे पास x2, y2, z2, ये P के कोऑर्डिनेट हैं। अब देखिए, अगर हम Q का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो OQ वेक्टर क्या होगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k। चाहें तो एरो लगा दें, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए, P वेक्टर का भी पोजीशन वेक्टर मालूम है, Q का भी पोजीशन वेक्टर मालूम है। मान लीजिए अगर हम PQ वेक्टर निकालना चाहते हैं तो PQ वेक्टर क्या होगा, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, यानी OQ माइनस OP। अब देखिए, OQ लिख देंगे x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस OP लिख देंगे x1i माइनस y1j माइनस z1k। अब देखिए, दोनों में से i कॉमन, x2 माइनस x1 प्लस j कॉमन y2 माइनस y1 प्लस k कॉमन z2 माइनस z1। ये PQ वेक्टर आ गया। ठीक है, अब देखिए, जब कोई वेक्टर i j k में होता है तो उसका मॉड हम कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर कोई वेक्टर i j k में है तो उसका मॉड निकालने की तरकीब ये है, PQ वेक्टर इज का मॉड इज इक्वल टू अंडरवुड i के कोफिशिएंट का स्क्वायर। i का कोफिशिएंट है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इस तरह से हम मॉड निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसी तरह से अगर हमें कोई वेक्टर सपोज दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये वेक्टर मान लीजिए a है। अब देखिए, a का हम मॉड निकालना चाहते हैं तो a का मॉड क्या होगा, अंडरवुड 4 प्लस 9 प्लस 16 25 29, ये क्या हो गया, a का मॉड। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।